नमस्कार दोस्तों, आंसर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक, आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है एमपीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए। बाकी जितने भी ये जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट, उन एग्ज़ामों में जहाँ जहाँ पॉलिटी आती है और पॉलिटी से रिलेटेड ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक, आज हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आयोग के जो कार्य हैं वो पढ़ेंगे, आयोग की शक्तियाँ हैं वो पढ़ेंगे, आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो पढ़ने वाले हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनसीएससी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अपन बोल देते हैं कि एससी कैटेगरीज के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, लेकिन नहीं पता होता कि एससी का फुल फॉर्म क्या है। एससी का फुल फॉर्म होता है बेटा शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जब चल रहे हैं तो हमारा जो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो 10 पार्ट में बटा हुआ है। मैं एमपीपीएससी का सिलेबस पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरी चैनल पर जाकर वहाँ पर आप एमपीपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने वहाँ इसको पूरे क्लियरली तरीके से समझाया कि क्या क्या सुधार आ गए हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें एमपीपीएससी में आ गई हैं। तो एक्ट हटने के बाद अब हमारे आयोग जुड़ गए हैं, जिसमें से मैं आपको यहाँ पर जो आयोग है वो महिला आयोग में पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, बाल संरक्षण आयोग दूसरे वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, और आज हमारा तीसरा वीडियो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का है, जिसमें से मैं अभी अनुसूचित जाति आयोग पढ़ाने वाला हूँ। जनजाति आयोग इसके बाद पढ़ाऊँगा। ये दोनों एक ही थे पहले, फिर बाद में ये अलग अलग हो गए। तो मैं उसकी भूमिका आपको बता दूंगा, उसका पूरा इतिहास आज बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इसको एक एक पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाइए। मेरा गला खराब था, इसीलिए मैं 10-15 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज भी आप सुन रहे हैं मेरा गला फिर भी ख़राब है, लेकिन मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वीडियो बनाया भी नहीं था। चलिए, इसके बाद मैं पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ाऊँगा आपको। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसीएससी के बारे में। ठीक, अब पहले मैं आपको काम की चीज़ें बता दे रहा हूँ, फिर इसका इतिहास बताऊँगा कि ये है क्या। ठीक है, तो पहले आप इसकी काम की चीज़ें, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप ढंग से पढ़ लीजिए। लेकिन जब तक आप इसकी कहानी नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग इतना ही बता देते जो आपके पेपर में आने वाला है, लेकिन जब तक आप इसकी कहानी नहीं समझेंगे, इसकी पृष्ठभूमिका नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। फिर भी मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार है, तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी वो। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों एनसीएससी के बारे में। ठीक, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना। मोस्टली सब में यही हुआ है। एनसीडब्ल्यू तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना। एनसीएसटी तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ अगर एसटी लिखा होता तो यहाँ एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो मैं वहीं बताते चलूँगा आपको। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, है ना। अब ध्यान से देखते चलना, ये सारी चीज़ें जो एससी की हैं वही एसटी की हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से चलना। इसका गठन 19 फरवरी 2004 को हुआ बेटा। एसटी का गठन भी 19 फरवरी 2004 को हुआ। मैं आपको अगले वीडियो में वो आयोग पढ़ाऊंगा, तो आप वहाँ देखेंगे यही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जो कुछ अलग होगा मैं आपको यही बता दूंगा। उसका गठन भी आपको 19 फरवरी 2004 में हुआ। ये भी निकाय संवैधानिक है, वो भी निकाय संवैधानिक है। मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वीडियो में कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्यकारिणी निकाय, दूसरा होता है सांविधिक निकाय, और तीसरा होता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख होता है। तो ये भी संवैधानिक है, वो भी संवैधानिक है। इसका अधिकार क्षेत्र भारत सरकार है, उसका भी अधिकार क्षेत्र भारत सरकार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, उसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। इसकी वेबसाइट है www.ncsc.nic.in। वहाँ NCST लग जाएगा, बाकी सब कुछ यही का यही है, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। हम इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें तो इसकी जो सदस्य संख्या वो कितनी है। एक अध्यक्ष होता है इसमें, एक उपाध्यक्ष होता है, प्लस के 3 सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, कुल मिलाकर कितने सदस्य हैं 5 बेटा। सेम टू सेम वहाँ भी वही है, यही यहाँ वहाँ भी मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी करके की जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ राष्ट्रपति वारंट जारी करके बहुत कम लोगों की नियुक्ति करता है। किस किस की करता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। एक सीएजी की करता है, दूसरी राज्यों के राज्यपाल की करता है, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया था सीएजी की करता है, राज्यों के राज्यपाल की करता है, एससी आयोग के अध्यक्ष की
एसटी आयोग के अध्यक्ष की, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की, इनकी नियुक्ति वो वारंट जारी करके करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप यहाँ पर सुनते चलना इसको और बहुत ध्यान से आप इसको लिखते चलना एक एक चीज़। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक, ये त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देता है। ये अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को। यहाँ पर इसका जो कार्यकाल है, मैं कार्यकाल की बात कर रहा था, तो इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि कार्यकाल जिसका जिन आयोग में अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, तो वहाँ 99% आप ये बात देखेंगे वहाँ पर कि उनको पद पर 2 बार रहने के लिए अनुमति होगी, लेकिन 2 ही बार, उसके आगे नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं इनके त्यागपत्र की, तो इसका त्यागपत्र ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मास्टर पॉइंट है यहाँ पर कि जो नियुक्ति करता है त्यागपत्र भी वो उसी को देते हैं। तो अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, और ये प्रोसेस सेम टू सेम उसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मंत्रालय की। बेटा इसके मंत्रालय की बात करें तो अनुसूचित जाति आयोग जो मंत्रालय है उसका मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो थावर चंद गहलोत हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात है, वो बहुत ध्यान से सुनना आप। क्या है कि पहले दोनों आयोगों के लिए एक ही मंत्रालय था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दोनों आयोग मतलब जाति एवं जनजाति दोनों आयोग के लिए। लेकिन 1999 में सरकार को लगा कि जनजाति के लिए ये मंत्रालय ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए जनजाति के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया गया जिसका नाम रखा गया जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ठीक, और वो उसके अभी जो वर्तमान मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा है, वो मैं आपको जनजाति में पढ़ा दूंगा वहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है, क्योंकि ये बेटा संवैधानिक आयोग है, तो संविधान में इसका उल्लेख भाग नंबर 16 में है, आर्टिकल 338 में है। ध्यान से देख लो, 338 एससी के लिए है, 338 ए, अगर 338 के आगे ए लग जाता है तो वो एसटी आयोग के लिए है, और 338 बी लग जाता है तो आप वहाँ देख लेना ओबीसी आयोग के लिए है। मतलब तीनों कैटेगरी के लिए तीनों आयोग यहीं भरे हैं, आर्टिकल 338 में ही भरे हुए हैं। ठीक, तो आर्टिकल 338 एससी आयोग के लिए बेटा, 338 ए जो है वो एसटी आयोग के लिए है, और 338 बी जो है वो ओबीसी आयोग के लिए यहाँ पर वर्णित है। अब बात करते हैं हम इसके कार्य की, तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य देख लो आप, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते जाना। इसके कार्य क्या करता है, तो संविधान में अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। मतलब एससी से संबंधित संविधान में जितने भी मामले, जितने भी उनके संरक्षण से संबंधित मामलों का जो मामले हैं उनका निरीक्षण करना, अधीक्षण करना, प्लस क्रियान्वयन की समीक्षा करना कि ये सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो दूसरा ये जो हमारा कार्य लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले सभी मामलों की जांच करना। मतलब उनके जो हित हैं एससी वालों के, उनके हितों का अगर उल्लंघन कहीं होता है तो उन मामलों की जांच करना, उनकी सुनवाई करना। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखा है एससी अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास से संबंधित जितने भी योजनाएं चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें सहभागिता करना एवं परामर्श देना, उनको सरकार को परामर्श देना, तथा यहाँ तक ये पॉइंट कंप्लीट हो, तथा केंद्र व राज्यों के अधीन उनके विकास का मूल्यांकन करना। मतलब ये आयोग जो है वो देखेगा केंद्र सरकार कितना विकास कर रही है एससी वालों का, और राज्य सरकार कितना विकास कर रही है, उसका मूल्यांकन ये करता है। आगे बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट पर, तो इसका चौथा कार्य क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति पर होने वाले अत्याचार, मतलब एससी वालों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचारों को देखना, या उनके जो उत्पीड़न है वो एक ही चीज़ है, उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करना। अब आप देख रहे हो यहाँ लिखा है स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करना, मतलब ये आयोग के पास इतना पावर है, तो बेटा हाँ इस आयोग के पास इतना पावर है। क्यों है? क्योंकि इसके पास सिविल कोड की शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं। ये किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी कर सकता है, किसी व्यक्ति को बुला सकता है, कोई भी साक्ष्य मंगा सकता है, ये सब कुछ कर सकता है ना, इसके पास सिविल कोर्ट्स के पावर हैं। तो पांचवा कार्य देखते हैं, एससी के विकास के लिए सरकार को सिफारिश करना, मतलब जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके विकास के लिए सरकार को सिफारिश करता है ये। छठवां पॉइंट लिखा हुआ है, किसी जाति को एससी मतलब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश करना। मतलब कोई जाति है जो एससी कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन उनको लग रहा है कि आयोग वालों को लग रहा है कि इस जाति को एससी कैटेगरी में आना चाहिए, तो ये सरकार से सिफारिश करती है कि इस जाति को एससी की लिस्ट में डाल दिया जाए। सातवां पॉइंट लिखा है, अगर इस आयोग को राष्ट्रपति कोई अन्य कार्य सौंपता है तो वो भी ये करेगा। अब बात करते हैं इसकी शक्तियों की बात करें तो उसमें लिखा है कि जब आयोग किसी कार्य या शिकायत की जांच पड़ताल कर रहा होता है तो इसे सिविल कोर्ट की पावर प्राप्त होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि इसको सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट लिखा है, किसी व्यक्ति के को समन जारी कर सकता है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। अगला लिखा है, साक्ष्यों तथा दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी कर सकता है। ठीक, ये दो पॉइंट इसके सिविल कोर्ट की शक्तियों से संबंधित है। अगला पॉइंट ये लिखा है, जो तीसरा पॉइंट है, ये
संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषय पर आयोग से परामर्श करेगी। कहने का मतलब ये कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एससी के लिए कोई भी अगर विषय पर कोई भी निर्णय लेती है तो उसके लिए वो क्या करेगी, उसके लिए उसको आयोग से परामर्श करनी पड़ेगी। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी काम एससी के लिए करते हैं तो उसके लिए पहले आयोग से परामर्श लेनी आवश्यक होगी। ठीक, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया क्या कि ये जो आयोग बना था तो ये एसटी और ओबीसी दोनों के लिए यही आयोग काम कर रहा था। ठीक, पहले इसका जो नाम था वो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक, लेकिन 2003 में ही अलग हो गया। मैं अभी हिस्ट्री बताऊंगा इसकी तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा। तो ये जो नोट लिखा है उसको नोट को मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फिर समझ लेना। यह जो आयोग है वो ओबीसी एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह एससी के लिए करता है। ये नोट लगा के वहाँ लिखा गया था कि जैसे ये शेड्यूल कास्ट के लिए कार्य कर रहा है वैसे ये ओबीसी के लिए भी करेगा और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए करेगा। लेकिन ओबीसी के लिए संवैधानिक दर्जा, मतलब ओबीसी के लिए भी संवैधानिक आयोग बन गया है तो अब ये ओबीसी के लिए कार्य नहीं करता। ओबीसी के लिए ओबीसी आयोग काम करता है, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कोई संवैधानिक आयोग नहीं है तो अभी भी ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कार्य कर रहा है। देखो मैंने नीचे लिख दिया कि ओबीसी का आयोग बन गया, अब यह काम नहीं करता है। बात करते हैं वार्षिक रिपोर्ट किसकी, तो ये वार्षिक रिपोर्ट मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो नियुक्ति करता है उसी को ये वार्षिक रिपोर्ट मतलब सौंपते हैं ये लोग। तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, फिर राष्ट्रपति ये रिपोर्ट कहाँ भेजता है, संसद में भेजता है। सेम टू सेम प्रक्रिया हर आयोग में यही प्रक्रिया है। राष्ट्रपति संसद में रखेगा या फिर राष्ट्रपति क्या होगा, अगर किसी राज्य से संबंधित तो राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल को वो रिपोर्ट देगा, फिर राज्यपाल क्या करेगा, उसको विधानमंडल में रखेगा। विधानमंडल का मतलब क्या होता है और संसद का मतलब क्या होता है बता चुका हूँ। संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल का मतलब होता है बेटा विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर जिस राज्य में विधान परिषद होगी तो विधान परिषद में रखेगा, नहीं होगी तो विधानसभा में रखेगा। अगला पॉइंट लिखा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है। ये बेटा दोनों आयोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों आयोगों से है तो दोनों आयोगों में कॉमन है तो मैं यही बता दे रहा हूँ। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की जो सूची है, मतलब जो लिस्ट बनी हुई कौन कौन जातियाँ जनजाति इसमें हैं, तो उसमें परिवर्तन करने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास और किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं अभी तक के अध्यक्ष की। देखो ध्यान से, मैं यहाँ आपको एक बात और बताने वाला हूँ। अभी तक के अध्यक्ष की बात करें तो अभी तक इसके जो अध्यक्ष रहे हैं, पहले अध्यक्ष रहे इसके सूरज भान, जो 2004 से 2007 तक रहे, क्योंकि जब आयोग बना था तो उसने 2004 से काम करना शुरू किया था। 2003 में मतलब दोनों का विभाजन हो गया था, 4 से काम करना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कार्यकाल 3 वर्ष का होता है तो 4 से 7। ठीक, सूरज भान रहे पहले अध्यक्ष। आप यहाँ ये 5 ही अध्यक्ष हो तो आप पूरे याद कर लो। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरे याद करने के लिए, क्योंकि देखो हो सकता है कि पहला पूछ ले, हो सकता है कि वर्तमान पूछ ले। अब इसमें एक व्यक्ति ऐसे रहे जो 2 बार बने तो हो सकता है इनकी पूछ ले। अब आपने पहला याद कर लिया, अंतिम याद कर लिया और ये 2 बार बने थे ये याद कर लिए, तो भैया बूटा सिंह को क्यों छोड़ रहे हो, वो भी याद कर लो। तो अपन को पूरा करना ही है तो एक बार पूरा याद कर लो। इसके पहले अध्यक्ष थे सूरज भान, दूसरे थे बूटा सिंह, तीसरे हैं पीएल पुनिया, चौथे भी पीएल पुनिया हैं और 5वें और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो रामशंकर कठेरिया हैं, जो 2017 से लेकर वर्तमान में अभी तक अब हमारे जो एससी आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आप इसको याद कर लेना, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं इतिहास की बात करते हैं, इतिहास की बात और कर लें इसके जो इसका हिस्ट्री रह गई है कि क्या इसके इतिहास के बारे में देख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले तो यहाँ कि ये मैंने इसकी वेबसाइट से ही निकाला है एससी की। तो देखो ये फोटो देख लो ध्यान से, ये इसके अध्यक्ष है रामशंकर कठेरिया, प्रोफेसर हैं, एनसीएससी के अध्यक्ष हैं। ये उपाध्यक्ष हैं श्री एल मुरुगन, इनका नाम है श्री एल मुरुगन। ये 22 चेयरमैन है, मैंने आपको बताया था इसके 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं इसमें। तो ये एक अध्यक्ष हैं रामशंकर कठेरिया, एक उपाध्यक्ष हैं एल मुरुगन, इनके फेस देख लो आप अच्छे से, और 3 सदस्य इसकी ये हैं, इसमें एक महिला भी है। तो ये देखो ये 3 सदस्य हैं। पहला सदस्य इनका नाम है केसपागुला रामलू, ये इसके मेंबर हैं। दूसरे हैं योगेंद्र पासवान और तीसरे हैं स्वराज विद्वान, ये इसकी महिला सदस्य हैं। तो योगेंद्र पासवान, स्वराज विद्वान और केसपागुला रामलू। ठीक, तो ये इसके 3 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष हैं। चलिए मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इतिहास जो है वो केवल और केवल अनुसूचित जाति आयोग का ही नहीं है, ये जनजाति आयोग के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो मैं जनजाति आयोग में आपको इतिहास दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं आपको डायरेक्ट ये बातें बता देना हूँ। ठीक, तो अगले वीडियो में आप जनजाति आयोग पढ़ लेंगे, वो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने जाति आयोग अच्छे से पढ़ लिया तो जनजाति आयोग भी आपके लिए बहुत सरल होगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ वैसा का वैसा ही है, जो जाति आयोग में वो जनजाति आयोग में। देखिए जब हमारा संविधान बना तो संविधान में कहीं भी ना तो जाति आयोग था ना जनजाति आयोग था। मतलब क्या था कि आर्टिकल जो 338 था ये लिखा हुआ है, मूल संविधान में
आर्टिकल 338 के तहत क्या था, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था कि भैया इनके लिए एक अधिकारी बना देंगे, वो दोनों को दिखता रहेगा। फिर क्या हुआ, जो अधिकारी बनाया था वो क्या कर रहा था, वो क्या करता था कि इनके जाति और जनजाति से संबंधित जो भी काम करता था, वो जो अपनी रिपोर्ट बनाता था, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता था। फिर क्या हुआ, 1978 में, ये कब बना था, जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ, उसके बाद से इसने काम किया। लेकिन 1978 में सरकार को लगा कि SC और ST वाले अभी भी पिछड़े हुए और उनके ढंग से काम नहीं हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, 1978 में सरकार ने SC और ST के लिए एक गैर सांविधिक मतलब यहाँ कोई अधिनियम पारित नहीं हुआ संसद में, सरकार ने वैसे ही बना दिया, कार्यकारिणी आयोग बना दिया, गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग बनाया, परंतु वह अधिकारी भी अपनी जगह कार्य करता रहा। एक आयोग बना दिया प्लस अधिकारी जो काम कर रहा था वो अधिकारी फिर भी काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, 1978 के बाद चलते हैं 87 में इसका नाम थोड़ा सा इसको और आगे एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें और जोड़ दी। 1987 में इस आयोग का नाम बदल दिया गया और नाम रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इसका नाम रखा। अभी भी अधिकारी काम कर रहा है, अधिकारी अभी भी नहीं हटा। तो अब बात करते हैं इसके संशोधन की। यहाँ इसमें पहली बार संशोधन हुआ 65वां संविधान संशोधन। ये 2 बार, अब आप इन दोनों आयोगों के लिए दोनों आयोगों में 2 बार संशोधन पढ़ेंगे अपन, एक 65वां संशोधन, एक 89वां संशोधन, 2 ही संशोधन पढ़ने, 2 संशोधन के बाद दोनों अलग अलग हुए थे। तो जो 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसे संवैधानिक आयोग का दर्जा मिल गया। मतलब जो आयोग अपन ने बनाया था वो कार्यकारिणी आयोग था, अधिनियम पारित नहीं हुआ था, सांविधिक भी नहीं था वो, तो उसके लिए क्या किया हमने, अब हमने इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा भी हमने दोनों के लिए अलग अलग आयोग नहीं बनाए थे, ध्यान रखना, अभी भी दोनों का संयुक्त आयोग है। तो और देखो क्या लिखा, और एक उच्च स्तरीय एवं बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। ठीक, अब जब ये आयोग नया बन गया, आयोग जो एक संवैधानिक आयोग बन गया, एक बहुसदस्यीय बन गया, ठीक, दोनों आयोगों के लिए काम करने वाला बन गया, तो क्या किया, वो जो अधिकारी था इसने वो उस अधिकारी को भी हटा दिया और जो पुराना वाला आयोग था उसको भी हटा दिया। 2 चीज़ें खत्म हो गई और एक नया आयोग बन गया। अब भैया दोनों आयोग, जब दोनों जाति और जनजाति के लिए जब एक आयोग बनाएंगे तो इसमें सदस्य भी ज़्यादा होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या हुआ, वो दोनों खत्म कर दिया गया और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 5 सदस्य थे। संयुक्त वाले में 5 सदस्य हैं और अलग अलग वाले में 3 सदस्य हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेम है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना यहाँ, तो जब बनाया गया इसको तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य, मतलब कुल कितने थे, 7। ठीक, यहाँ कुल सदस्य उस समय 7। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ से, अब हो गया। अब देखो एक बात मैं यहाँ और बताने वाला हूँ, मैंने अभी आपसे कहा था कि 1999 में जब तक तो पहले तक तो दोनों के लिए एक ही मतलब जो मंत्रालय था वो एक ही काम कर रहा था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। लेकिन 1999 में जनजाति के लिए अलग से मंत्रालय बना दिया था अपन ने। ठीक है, अब बात करते हैं अगला संशोधन। अगला संशोधन हुआ 89वां संविधान संशोधन 2003। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे ये पूछेगा। ठीक है, 65 बार इतना पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा, क्योंकि ये इस संशोधन के तहत ही दोनों आयोग अलग अलग हुए। तो जो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें क्या हुआ, जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था, इसका विभाजन हो गया, 2 भागों में बट गया भाई, 2 भागों में बट गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A में है। मैं आपको बता चुका हूँ 338A में जनजाति कर दिया था और 338B में क्या कर दिया अपन ने, ओबीसी कर दिया। ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ लो, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये दोनों आयोग 2004 से प्रभावी हुए। अब हम SC आयोग की बात कर रहे हैं, ST आयोग मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो SC आयोग की अगर हम बात करने वाले हैं तो SC आयोग को देखो ध्यान से, ये देखो ये लिखा हुआ है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, रामशंकर कठेरिया हैं। उपाध्यक्ष हैं श्री L मुरुगन हैं। 3 सदस्य कौन है इसके, पहले हैं श्री K रामल्लू मतलब केशपागोला रामल्लू, दूसरे हैं डॉक्टर योगेंद्र पासवान और तीसरे हैं स्वराज विद्वान। ठीक है, इसके जो मुख्य सचिव हैं, पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं, ये बेटा मुख्य सचिव इसके जो हैं वो रामशंकर कठेरिया के हैं, ऐसा उसमें लिखा था वेबसाइट पर। ठीक है ना। अब जो भी है, क्योंकि ये चीज़ मुझे कहीं नहीं मिली, ये मैंने इसकी वेबसाइट से निकाली थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया कि पूछ लिया उसने मुख्य सचिव कौन है इसके। तो इसके जो मुख्य सचिव उनका नाम है श्री प्रभांशु कुमार श्रीवास्तव। एक इंपॉर्टेंट बात और बताने वाला हूँ, यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, जो भी व्यक्ति इस आयोग का अध्यक्ष बनेगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, उसको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, और जो भी व्यक्ति इस आयोग का उपाध्यक्ष बनेगा उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता है। तो अध्यक्ष जो बनेगा उसको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिल गया, उपाध्यक्ष जो बनेगा उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। अच्छा, मैंने जनजाति जब आयोग पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि इसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों को भारत सचिव का दर्जा मिल जाता है। ठीक, भारत सचिव का दर्जा मिल जाता है, कहने का मतलब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री,
उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री, और सदस्यों को क्या मिलेगा भाई साहब, यहाँ पर सदस्यों को मिलना है भारत सचिव का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, बाकी आगे सब यही है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसको आप पूरा बहुत अच्छे से लिख लीजिए और बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से वीडियो को देखो। बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, गला बैठा हुआ है, 10 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, आज मैंने फिर वीडियो बनाई है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो महिला आयोग वाला वीडियो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो आप और इसको SC और ST वाले आयोग दोनों को ही ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप मत करें। जब आपके पास टाइम हो तब अच्छे से बैठ के आप वीडियो पूरा देखें एक बार, है ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेटा शेयर करो।